हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गोल पर। दोस्तों, ये मध्यकालीन भारत का हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने भारत में इस्लाम का उदय और भारत पर होने वाले मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को कंप्लीट कर लिया है। चलिए तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सब देख ही चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो स्वर्ण सिक्के चलाए थे उनको दरहिम कहा जाता है। इन्हीं के आने से भारत में अरबी घोड़े, खजूर की खेती, ऊँट पालन, इन सब का विकास हुआ। अरबी शब्द मानसून, चित्रावली, ये सब अरबी भाषा अरब वासियों की देन है। चलिए अब इससे आगे हम बात करते हैं। ये भी हमने पॉइंट देख लिया था कि जो दो फेमस बुक्स हैं, चरक संहिता और पंचतंत्र, इनका अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दोस्तों, मध्यकालीन भारत पढ़ने से पहले हमें पूर्व मध्यकालीन भारत की कुछ वंश पढ़ने पड़ेंगे, वो उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी, उत्तर भारत के राजवंश। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा समझना दोस्तों, हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल से जो सत्ता का केंद्र था अभी तक, वो था पाटलिपुत्र। लेकिन पूर्व मध्यकाल आते आते जो सत्ता का केंद्र हो जाएगा ना, वो सत्ता का केंद्र हो जाएगा कन्नौज। जैसे अभी तक मगध या पाटलिपुत्र को पाने के लिए युद्ध हुआ करते थे, उसी प्रकार से अब कन्नौज सत्ता का केंद्र बन जाएगा पूर्व मध्यकालीन भारत में, जिसको पाने के लिए मतलब कन्नौज की गद्दी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजवंशों में युद्ध होते हैं। इसी क्रम में सबसे फेमस होता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ध्यान रखना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष की हम बात करते हैं उस समय देखो, जब अरबी अटैक हो चुके थे, अरबी आक्रमण के बाद होता क्या है, तीन शक्तियाँ भारत में इस समय हैं। अगर उन तीन शक्तियों की अगर हम बात करें, देखना जरा, इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग गुजरात और राजस्थान वाले एरिया पर शासन कर रहे हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में पाल वंश शासन कर रहा है। उसी समय हम दक्कन की बात करें तो दक्कन में है राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों बहुत ही शक्तिशाली डायनेस्टियाँ हैं। देखिए, ये तीनों डायनेस्टी अगर आप इनकी लोकेशन देखें, एक मिनट में आपको क्लियर करूं। देखिए ज़रा, ये हमारा भारत है। अब देखिए गाइस, ये हमारा बंगाल वाला एरिया हो गया, ये हमारा गुजरात राजस्थान वाला एरिया हो गया, और ये हमारा दक्कन वाला एरिया हो गया। और ध्यान रखें दोस्तों, इस समय जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो बन गया है कन्नौज। तो ये रहा कन्नौज। फिर पॉज कर दें, कर दूँ पॉज, तो ये रहा कन्नौज। अब ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो बन गया है कन्नौज, तो ये रहा कन्नौज। मैंने अभी आपको बताया कि इस समय इस वाले एरिया में शासन कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग। अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में शासन कर रहे हैं पाल वंश। और अगर हम दक्कन की बात करते हैं तो दक्कन में इस समय जो डायनेस्टी है वो है राष्ट्रकूट वंश। अब ये तीनों ही शक्तियाँ चाहती क्या हैं, ये तीनों ही शक्तियाँ इस समय कन्नौज पर आधिपत्य करना चाहती हैं, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार वंश हो, चाहे वो राष्ट्रकूट हो, चाहे वो बंगाल के पाल हों। तो अब इसी कन्नौज को पाने के लिए इन तीनों शक्तियों में एक संघर्ष होगा। इसी संघर्ष को हम त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइएंगुलर स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। चलिए तो देखते हैं इस त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी विजय होती है। ध्यान रखें, चलिए तो देखते हैं इस त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी विजय होती है। ध्यान रखें, यह त्रिपक्षीय संघर्ष 3 चरणों में हुआ था। चलिए तो देखते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इस समय जो गुजरात और राजस्थान वाला रीजन है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग शासन कर रहे हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो इस समय पाल वंश है, और अगर दक्कन की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है। चलिए देखिए, सुन तो गाइस, प्रतिहार डायनेस्टी में जो शासक है इस समय वो वत्सराज है। पाल डायनेस्टी में जो शासक है वो धर्मपाल है, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी में जो शासक है उसका नाम है ध्रुव। अब इन तीनों के मध्य जो संघर्ष होगा वही त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला चरण कहलाएगा। तो देखिए, चलो देखते हैं। वत्सराज डिफीटेड धर्मपाल एंड कॉन्कर्ड कन्नौज। अर्थात
वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब ध्यान से देखो, वत्सराज यानी कि प्रतिहार वंश के लोगों ने धर्मपाल अर्थात कि पाल डायनेस्टी के लोगों को हरा दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब ध्रुव भी तो है यहाँ पे, क्या करता है, ध्रुव वत्सराज को पराजित कर देगा और कन्नौज पर अधिकार कर लेगा। यानी रिजल्ट क्या आया फर्स्ट स्टेज का, प्रथम चरण का रिजल्ट है कि कन्नौज पर ध्रुव ने आधिपत्य कर लिया, यानी कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी का शासन हो गया है। क्लियर है? तो ये प्रथम चरण की बात रही। चलिए बात करते हैं अब दूसरे चरण की। देखिए गाइस, सेकंड स्टेज में क्या होता है हम ये देखते हैं, द्वितीय चरण में क्या होता है हम ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय चरण में धर्मपाल कन्नौज पर अधिकार कर लेगा और धर्मपाल को पराजित करेगा अब नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश से है, यानी कि वत्सराज का पुत्र है ये नागभट्ट द्वितीय किसको हरा देगा, धर्मपाल को। अब यहीं पर गोविंद थर्ड जो किस वंश का है, राष्ट्रकूट वंश का है, यह गोविंद तृतीय आक्रमण करेगा और नागभट्ट द्वितीय को आक्रमण करेगा और नागभट्ट द्वितीय को पराजित करेगा और ही कॉन्कर्ड कन्नौज। तो अगर हम बात करें द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में जो कन्नौज है वो किसके अंडर में पहुंची है, गोविंद थर्ड के अंडर में, जो कि राष्ट्रकूट शासक है। तो ये दूसरे चरण का। देखिएगा इस तृतीय चरण में क्या होता है। इस तृतीय चरण में, यह तृतीय चरण आते आते धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ पाल रूलर धर्मपाल, नागभट्ट सेकेंड अगेन अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड कन्नौज। ध्यान रखने, तीसरे चरण में नागभट्ट द्वितीय पुनः जो कन्नौज है उस पर आक्रमण करेगा और कन्नौज पर अधिकार कर लेगा और अब इसी कन्नौज को राजधानी बनाएगा नागभट्ट द्वितीय। और ध्यान रखें, पाल वंश का अंतिम शासक महिपाल माना जाता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको छोड़ो। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकला, देखो रिजल्ट हम देख लेते हैं। फाइनली प्रतिहार्स conquered कन्नौज एंड won that struggle and they ruled in कन्नौज till 9th to 10th century। कहने का तात्पर्य है कि अंततः जो परिणाम है वो प्रतिहारों के पक्ष में आया और इन्होंने कन्नौज पर 9वीं से 10वीं शताब्दी तक शासन किया। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष रहा। तो ध्यान से देखें, त्रिपक्षीय संघर्ष में हमने सबसे पहले देखा कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन शक्तियों के बीच हुआ। तो आप बताओगे पाल, आप बताओगे राष्ट्रकूट और आप बताओगे प्रतिहार। इन तीन वंशों में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो अंतिम रूप से विजेता हुए हैं वे किस वंश के लोग हुए, तो हम बताएंगे प्रतिहार वंश के जो राजा हैं, जो शासक हैं, वो इस संघर्ष में विजयी होते हैं। क्लियर है गाइस? यहाँ तक क्लियर है गाइस? अब देखिए, तो यहाँ पर अब जिन जिन डायनेस्टियों का उल्लेख हुआ है उन सभी को हमें एक एक करके पढ़ना है और यही पूर्व मध्यकालीन भारत की जो उत्तरवर्तीय राजवंश हैं उनमें काउंट होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। अब देखिए गाइस, गुर्जर प्रतिहार वंश, इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है इसके बारे में कहानी है, हम कहानी पे नहीं जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो इनकी उत्पत्ति मानी जाती है अग्निकुल वंशीय राजपूत। इनको अग्निकुल वंशीय राजपूत कहा जाता है। ध्यान रखना, इनकी पहली बार जो जानकारी है, इनका पहली बार जो उल्लेख मिल रहा है वह ऐहोल अभिलेख से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? ऐहोल अभिलेख से मिल रहा है। और यह ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलिकेशन सेकंड से। और पुलिकेशन सेकंड कौन है? यह बादामी के चालुक्य वंश का एक शासक है। ठीक है ना? तो ध्यान रखें, यहाँ से कुछ फैक्ट बने हैं, उनको एक बार मैं आपको फिर से बताऊं। देखिए, किस वंश से हैं? अग्निकुल वंशीय हैं। अगर पूछे शासन कहाँ करते थे, तो गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में ही शासन किया करते थे। और इनका पहली बार उल्लेख जो मिल रहा है वो ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल अभिलेख से मिल रहा है। और यह ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलिकेशन सेकंड से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। और ध्यान रखना, ये जो ऐहोल अभिलेख है इसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। चलिए,
और इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कुछ प्रतिहार इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। और प्रतिहार इंस्क्रिप्शन में इनके लिए जो है इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। लक्ष्मण, श्री राम के जो भाई हैं लक्ष्मण, उनका वंशज बताया गया है। ये गुर्जर जाति के थे ऐसा माना जाता है। हालांकि ये किंवदंतियाँ हैं, हम इस पर पुख्ता जानकारी नहीं है, हम नहीं कह सकते कि क्या है, बट फिर भी इतना याद रखते हैं। ध्यान रखें जो प्रतिहार वर्ड्स है इसका मतलब होता है द्वारपाल, गेट कीपर। चलिए अब जो मेन बात है वो ये है कि इस वंश का संस्थापक कौन है। तो ध्यान रखें इस वंश का जो संस्थापक वो हरिश्चंद्र को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक एक्चुअल फाउंडर होता है नागभट्ट फर्स्ट। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट फर्स्ट उसका आंसर होगा। ध्यान रखें इस वंश का प्रथम महान शासक वत्सराज हुआ, और आपको पता है इसी वत्सराज के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। देखिए आगे लिखा भी है, देखो इन हिज रूलिंग पीरियड ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज वॉज स्टार्टेड, यानी इसी के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। एंड फर्स्ट प्रतिहार रूलर हु टुक टाइटल सम्राट, तो आपसे पूछा जाए वह पहला प्रतिहार शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, तो आप क्या नाम बताओगे, वत्सराज। एक महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ। अगला अगर हम बात करेंगे गाइस, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, यानी इस वंश का महानतम शासक, तो महानतम शासक बोला जाता है मिहिर भोज को, और मिहिर भोज इज अ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। ध्यान रखना ये प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं मिहिर भोज के बारे में, जो कुछ फैक्ट और हैं हम देखते हैं। चलिए रुको मैं यहीं पे इसको डिस्कस कर लेता हूँ एक से। देखिए मिहिर भोज के बारे में और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मिहिर भोज, अब मिहिर भोज के बारे में पहला पॉइंट बनेगा कि ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर पूर्ण अधिकार किया, तो जवाब होगा मिहिर भोज। तो कन्नौज पर पूर्ण अधिकार करने वाला शासक है मिहिर भोज। ओके ना, ध्यान रखें। और इसको जो सुलेमान एक इतिहासकार हुए हैं, सुलेमान ने इसको इस्लाम का शत्रु कहा है। आपसे कभी भी पूछा जाए इस्लाम के शत्रु के रूप में किसको जाना जाता है, तो ध्यान रखें इस्लाम के शत्रु के रूप में जाना जाता है मिहिर भोज को। कहा किसने, सुलेमान ने कहा है। आप ध्यान रखना इसने जो है आदि वराह और प्रभास ये दो उपाधियां भी धारण की हैं। इसने आदि वराह एक तो उपाधि इसकी हो गई, और दूसरी उपाधि इसकी आती है प्रभास। तो ये दो उपाधियां मिहिर भोज के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट थे मिहिर भोज के बारे में जो हमने डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बात करते हैं। है ना, आपसे पूछा जाए इस वंश का अंतिम शासक, तो यशपाल हो जाएगा, यशपाल आप लिख लेना। चलिए अब बात कर देते हैं कन्नौज के गहड़वाल वंश की। ध्यान रखें दोस्तों कन्नौज का जो गहड़वाल वंश है इसका जो फाउंडर है वो चंद्रदेव है। और ध्यान रखना इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई है कन्नौज को बनाया है। और अगर उपाधि की बात करें तो जो चंद्रदेव है इसने एक उपाधि धारण की है महाराजाधिराज, तो इसकी ये उपाधि होगी। ध्यान रखना इसको काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है। इसका अधिकार चूँकि वाराणसी क्षेत्र तक था इसलिए इसको काशी नरेश के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे इसके बारे में, ध्यान रखेंगे आप लोग क्या क्या पॉइंट रहे हैं। पहला, ये फाउंडर है इस वंश का, इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और इसे काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका अधिकार कहाँ तक था, वाराणसी तक था। चलिए अगली बात करते हैं। अगला जो शासक आएगा उसका नाम होगा मदनपाल। चलिए देखते हैं। देखिए मदनपाल इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनता है, ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड, शासनकाल में तुर्किस अटैक्ड एंड अरेस्टेड हिम, तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ और तुर्कों ने इस मदनपाल को गिरफ्तार कर लिया। तो गाइस जो इसको गिरफ्तार कर लिया, अब इसका पुत्र है गोविंद चंद्र, इस गोविंद चंद्र ने इसको मुक्त कराया।
ध्यान रखना, गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए गहलवाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो जवाब होगा गोविंद चंद्र। ध्यान रखना, ये एक विद्वान भी था। आगे हम गोविंद चंद्र के बारे में बात करें तो देखिए इसने एक टाइटल भी धारण की थी, वहाँ से प्रश्न बनता है। और इसके दरबार में एक मिनिस्टर था, एक मंत्री था, जिसकी बुक से क्वेश्चन बनता है। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। देखिए गोविंद चंद्र, अगर गोविंद चंद्र के बारे में बात करें तो इसने विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की थी। टाइटल के बारे में ये प्रश्न पूछा जाएगा इससे। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसके दरबार में एक मिनिस्टर रहता था, एक मंत्री रहता था। उस मंत्री का नाम था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर, ध्यान रखें, ये जो लक्ष्मीधर है, इस लक्ष्मीधर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है, रुको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड। जो मंत्री है ना, इस मंत्री का नाम है लक्ष्मीधर। और इस लक्ष्मीधर ने जो बुक लिखी है उसका नाम है कृत्य कल्पतरु। कृत्य कल्पतरु, ठीक है ना। तो ये फैक्ट और इससे बनेगा गोविंद चंद्र से, बाकी इसके अलावा इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए इस वंश का जो अंतिम शासक है वह है जयचंद। और जयचंद को आप सभी जानते होंगे, अक्सर कहावतों में किसी को उलाहना, मुहावरा कसने में जयचंद नाम का बहुत यूज़ होता है। तो ये वही जयचंद है। और चलिए देखिए, अगर हम बात करें जयचंद के बारे में, मैं यहाँ एक मिनट आप जरा देखिए, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ आपको जयचंद के बारे में। देखिए इस वंश का एक तो ये अंतिम शासक, ये पॉइंट तो हो ही गया जयचंद के बारे में। यानी इसने एक राजसूय यज्ञ कराया था। अगर आपसे पूछा जाए वह गहड़वाल शासक जिसने राजसूय यज्ञ कराया था, तो ध्यान रखने उसका नाम है जयचंद। जयचंद के बारे में बात करें तो जिस समय जयचंद शासन कर रहा था, कहाँ, कन्नौज पर, इसी के में जयचंद कन्नौज पर शासन कर रहा था, ठीक इसी के पैरेलल, इसी के समान काल में हम बोल सकते हैं, कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं, दिल्ली में है चौहान वंश। आगे हम इस चौहान वंश को ही पढ़ेंगे। आज बस हम इसी वंश को पढ़ने के बाद अपना जो टॉपिक है उसको फिनिश करेंगे। तो ध्यान से देखें, कन्नौज में बैठा है गहड़वाल वंश के शासक, और दिल्ली में बैठे हैं चौहान वंश के शासक। चौहान वंश में इस समय शासक है पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, और कन्नौज में है जयचंद। तो ये उस समय का एक सिनेरियो है कि कन्नौज में जयचंद है और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए होगा क्या, पृथ्वीराज चौहान पसंद करता है इसी जयचंद की पुत्री संयोगिता को, और जयचंद इन दोनों के वैवाहिक संबंध से संतुष्ट नहीं है। वह नहीं चाहता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से करूँ, जो भी रीज़न रहा हो। चलिए बात करते हैं अपन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी अपना फैक्ट देखते हैं। तो अब ये जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, ये स्वयंवर में से इस जयचंद की पुत्री संयोगिता को उठा के ले जाएंगे, जिससे उसकी भावनाएं आहत होती हैं जयचंद, और वो मन में इस पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए संकल्प लेता है, जो भी रीज़न हो। और आप याद रखें, इसी समय बार बार भारत पर आक्रमण हो रहे हैं, और इस समय जो आक्रमण कर रहे हैं ये हैं कौन, ये लोग हैं तुर्किश, और तुर्किश में इस समय आक्रमण कर रहा है मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी से पहले एक आक्रमण कर चुका है 1191 में तराइन के मैदान में, और उस तराइन के मैदान में जो 1191 में युद्ध होता है इन दोनों के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, तो उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। किंतु सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के द्वितीय युद्ध में देखिए आप होता क्या है, तराइन के द्वितीय युद्ध में
जो ये जयचंद है ये मोहम्मद गौरी की सहायता करता है। ये जो जयचंद है ये मोहम्मद गौरी की सहायता करता है और इसी तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 में लड़ा जा रहा है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। एंड ही वॉज हेल्प्ड बाय जयचंद्र। ट्रेना आप सब जानते हैं इस तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में लड़ाया गया, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी ही वॉज हेल्प्ड बाय जयचंद्र, क्योंकि इसकी मदद किसने की है? जयचंद्र ने की है। और इस युद्ध में कहा जाता है कि यह भारत का निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के पश्चात भारत में इस्लाम की स्थापना होगी, भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना होगी, मुस्लिम शासन लागू होगा। चलिए बात करेंगे हम आगे। इसी कंटेम्प्रेरी हम एक बात और कर लें। अब सोचिए, ये व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है, आप सोचो कि जो मोहम्मद गौरी है ना, ये क्या सोच रहा होगा कि मैं दूसरे देश में अटैक करने आया, इन्हीं के वंश, इन्हीं के राजा महाराजा आपस में एकजुट नहीं हैं और एक दूसरे को हराने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति का रहा होगा जो अपने ही देश के राजाओं का, अपने ही मित्रों का सहयोग नहीं कर रहा है, वह मेरा कैसे भरोसेमंद हो सकता है। और ध्यान रखना, इसी के चलते और ध्यान रखना इसी के चलते 1194 में बैटल होता है चंदावर का और इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध होगा, जिसमें जयचंद की हत्या कर दी जाएगी। तो देखिए अंत यही हुआ है। तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध। गाइस, आज के लेक्चर को हम इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने त्रिपक्षीय संघर्ष और त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जो है कन्नौज वंश पढ़ लिया, कन्नौज का जो घेड़वाल वंश है उसको पढ़ लिया। इससे आगे अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम चौहान वंश की बात करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ध्यान रखें दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।